गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। आज 2-2.5 पेज है तो मीटिंग कंप्लीट कर देते हैं। 2.5 पेज है तो पढ़ लेते हैं तो ये मीटिंग ख़त्म हो जाएगी। तो लास्ट टाइम हमने 3 बुद्धिस्ट प्रिंसिपल देखे थे जिसके अंदर प्रिसेप्ट, मेडिटेशन और विजडम, ये 3 चीज़, जिसके बौद्धिज्म के अंदर नाम उसके इस तरह है: शील, समाधि और प्रज्ञा। तो प्रिसेप्ट को शील कहते हैं। शील जो है वो जैसे हम योग में यम नियम होते हैं तो इसी तरह के शील है। इसमें भी अहिंसा, सत्य वगैरह की बात की गई है, तो वो भी 5 शील है। और ये अपना योग सूत्र के अंदर भी यम नियम है इस तरह। फिर समाधि को मेडिटेशन कहते हैं और प्रज्ञा मतलब विजडम। तो ये 3 शब्द हमें देखे थे। और पहले 2 जो है शील समाधि जो है वो कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म के लिए है और प्रज्ञा जो है वो ट्रांसेंडेंस के लिए है। ये बात समझनी है। और ये भी हमने देखा था कि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। एक के लिए जो बात बताई जाती है वो दूसरे पर लागू कर देते हैं, तो ये गड़बड़ी भी होती है। अब पेज नंबर 16 के ऊपर आगे पढ़ते हैं। जेरोक्स के अंदर पेज नंबर 16। इफ दे आर फॉर वन इट इज ऑल वेस्ट ऑफ ब्रेथ एंड एनर्जी, एंड इफ दे आर फॉर टू they are uncalled for and redundant, for 2 is far above the wisest statement। तो एक का मतलब ये है बॉडी ब्रेन सिस्टम, या जिसको यहाँ कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म कहा है। तो ऑर्गेनिज्म के लिए अगर हम कुछ भी करेंगे तो वेस्ट ऑफ ब्रेथ एंड एनर्जी होगा। वो खाली एक समय की बर्बादी और शक्ति की बर्बादी होगा। और दूसरा, अगर हम आत्मा के लिए अगर कुछ करते हैं, कोई भी साधना वगैरह, तो वो कोई काम की नहीं है, क्योंकि आत्मा को किसी की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के जो वैसे स्टेटमेंट है, अज्ञान वाले जो स्टेटमेंट है, उससे कहीं ऊपर आत्मा तो है। तो आत्मा को ये दोनों की ज़रूरत नहीं है। The Buddhist triple principle, morality, meditation and prajna, that is precept, dhyan and transcendence. But to be involved in these disciplines is to miss the gist of illumination and transcendence. तो ये हमेशा एक स्पष्ट बात करते हैं तावड़िया जी, और कहते हैं कि भाई कोई भी चीज़ के अंदर बिन जरूरी उलझो मत। तो अगर आप बौद्धिज्म में तो बताए है शील समाधि प्रज्ञा, और बहुत सारे लोग, हजारों लोग उसको फॉलो भी करते होंगे, पर तावड़िया जी के हिसाब से ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म है वो कुछ समझने वाला नहीं है। उससे न कुछ शील का पालन होगा, मतलब कि जो यम नियम का पालन उससे न हो पाएगा, न वो मेडिटेशन कर पाएगा। तो ये दोनों के लिए, तो ये बॉडी ब्रेन सिस्टम के लिए तो निकम्मे ही है। और प्रज्ञा जो है वो तो ट्रांसेंडेंस है, उसके लिए तो ये शील समाधि प्रज्ञा की कोई ज़रूरत ही नहीं है। प्रज्ञा इटसेल्फ वो ट्रांसेंडेंस है, तो उसके लिए कुछ करना तो होता नहीं है। तो ये बात का समझनी है। और अगर ये सब हम करेंगे, इस डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, तो फिर इसका जो सार जो है, जिस जो है, वो फिर हम उसको मिस कर देंगे, और जो उसका प्रकाश है उसको हम ले नहीं सकेंगे, मतलब ट्रांसेंडेंस में हम स्थिर नहीं हो पाएंगे। तो ये दोनों की, शील समाधि प्रज्ञा की, न तो शरीर को ज़रूरत है, शरीर बॉडी ब्रेन सिस्टम को ज़रूरत है, न तो आत्मा को ज़रूरत है। वी हैव नोटेड दैट द टॉप सोइल ऑफ द ह्यूमन ब्रेन 1 to 2 mm deep is computerized for all impulse response condition only, and accordingly will functions whether one is conscious of
दिस फैक्ट और अदरवाइज। तो ये तो हमने देखा कि 1 से 2 mm का जो ब्रेन का ऊपर का हिस्सा है वो इसको कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म टावरिया जी कहते हैं, और वहाँ इम्पल्स रिस्पॉन्स की स्थिति बनी रहती है। मतलब कि अंदर इम्पल्स आते हैं और विचार बनते हैं, और विचार का हम फिर रिस्पॉन्स करते हैं या उसका प्रतिभाव करते हैं। तो ये चीज़ जो है वो टॉप सॉइल के ऊपर होती रहती है, और इस हकीकत के प्रति व्यक्ति सजग हो या न हो, पर ये स्थिति हमेशा बनी रहती है। और ज़्यादातर तो हम सजग होते भी नहीं है, क्योंकि वहाँ क्या ब्रेन के अंदर क्या चल रहा है वो किसी को इतनी हमारी अवेयरनेस ही नहीं है, इतनी ऊर्जा भी नहीं है कि हम ऊपर अंदर ये जो कंप्यूटराइज एरिया के अंदर जो चल रहा है इम्पल्स रिस्पॉन्स का खेल, उसको हम पकड़ सके, ऐसी हमारी स्थिति नहीं है। इट्स धारणा, तो ये इसकी धारणा है, उसने धारण किया हुआ है कंप्यूटराइज बॉडी ब्रेन सिस्टम ने। Herein is a great waste of time and effort and ultimate frustration, because one should not waste any time or effort to prevent this or preach to it। तो ये स्पष्ट कहते हैं कि भाई ये इसको जो है वो ये बॉडी ब्रेन सिस्टम या कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म को कुछ भी सिखाने का प्रयत्न मत करो, उसको उपदेश मत दो, और इसकी जो गति है नेचुरल उसको होने दो। विचार जो बन रहे हैं उसको बनने दो, उसको रोको मत, नहीं तो वो अननेचुरल हो जाएगा। उसके फिर प्रति सिर्फ सजग रहने की जरूरत है, न कि उसको रोकने की, न उसको तोड़ मरोड़ कर विचारों को दबाने की या विचारों को रोकने की। तो ये बात खास हमें समझनी है। विचार आते हैं तो आने दो, उसको रोकने का प्रयत्न मत करो, खाली इसके प्रति थोड़ा सजग रहो, इतना ही काफ़ी है। Remember the twofold part of Gita. The top soil will function as it will want to, whenever you may do, unless you want to freeze it by drug, alcohol, or anesthetics, in which case you are good for nothing in this life and in this world, for you are unconscious and could be dead। तो गीता के अंदर टू पार्ट जो बताया है, दो रास्ते बताए, एक अध्यात्म का और एक संसार का, और दोनों को मिला के चलने का है। तो ये टॉप सॉइल जो है वहाँ जो चहल पहल होती है, ये इम्पल्स रिस्पॉन्स का खेल, वो तो उसकी मर्जी से चलता है। वो चाहे वो इतना वो चालू रहता है, धीमा पड़ता है, कुछ ना कुछ वहाँ चालू रहता है। अगर उसको हमें बंद करना है तो फिर हम आर्टिफिशियल वस्तुओं से उसको ये कर सकते हैं, जैसे कि कोई ड्रग्स लेता है और ये जो इम्पल्स रिस्पॉन्स का ये है उसको दबा देते हैं, या कोई अल्कोहल लेके उसको बहुत सारा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो भी ये काम नहीं करता है, या एनेस्थेसिया, जैसे कि ऑपरेशन के दौरान एनेस्थेसिया देते हैं तो आदमी बेहोश हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ गड़बड़, ऐसा कुछ गलत चीज़ हम करेंगे और उसको दबा देंगे या उसको फ्रीज करेंगे तो फिर हम गुड फॉर नथिंग, हम कहीं के नहीं रहेंगे, फिर ये सब अर्थहीन हो जाएगा, और पूरी जिंदगी जो है वो हमारी अर्थहीन हो जाएगी। इस दुनिया के लिए भी हम अर्थहीन हो जाएगा, और हम अनकॉन्शियस भी बन सकते हैं, और हो सकता है कि मृत्यु भी आ जाए ऐसी गलत चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करने से। तो ये एकदम गलत मार्ग है। ये जो नेचुरल वे में जो विचार चल रहा है, इम्पल्स रिस्पॉन्स का जो प्रक्रिया चल रही है उसको चलने देना है, वो किसी तरह उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। So you see the futility of such exercises to silence the topsoil of 1 to 2 mm deep. Leave it alone. तो ये सब जो करना है उसको शांत करने का जो प्रयत्न करते हैं, ऊपर का 1 से 2 mm के ऊपर अंदर जो चल रहा है उसको शांत करने का प्रयत्न करें, वो सब निरर्थक है, वो फुटिलिटी है, इसका कोई मतलब नहीं है। उसको
छोड़ देना है, अपने हिसाब से उसको चलने देना है। डू नॉट प्रीच टू दिस मैकेनिज्म morality and meditation. Like a monkey, it will repeat, knowing no more than a monkey. If no attention is paid to its functions, it would tend to set right. It will be a little more quiet. तो ये जो है वो मैकेनिज्म है, उसको कुछ मोरालिटी या मेडिटेशन को कुछ प्रीच करने की जरूरत नहीं है, और वो समझेगा भी नहीं, और वो प्रयत्न भी सब निरर्थक रहेंगे। और अगर करेंगे तो फिर वो एक बंदर कैसे रिपीट करता है, हम बोलते हैं या हम जो कुछ करते हैं तो बंदर भी सामने इस तरह करके दिखाता है। तो ये तो मैकेनिज्म फिर ऐसा हो जाएगा कि जैसे हम बंदर को ट्रेन करते हैं और बंदर के पास में जिस तरह कराते हैं, तो हमारा मैकेनिज्म बंदर जैसा हो जाएगा। जो हम कहते हैं वो फिर वो करेगा, तो वो बंदर से ज़्यादा फिर वो कुछ इंसान फिर नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो तो फिर एक रिपीट करने वाली चीज़ बन जाएगी, या एक मशीन की तरह। क्योंकि जो डेटा हम डालते हैं वो डेटा के मुताबिक ही सब कुछ चलता है। अब धर्म के उपदेश का आपने डेटा अंदर डाल दिया, तो वो पालन इसका वो कर नहीं सकता है, कुछ हद तक कर सकता है, पर ज़्यादा वो कुछ कर नहीं सकता है, तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी, फिर नौटंकी चलेगी, दंभ चलेगा। तो हम देखते हैं अध्यात्म में, धर्म के अंदर दंभ ज़्यादा होता है, इसी कारण, क्योंकि वो दिखाते हैं कि हम तो धार्मिक लोग हैं, पर जो शील है या जो यम नियम है उसके मुताबिक जी तो नहीं सकते। तो फिर क्योंकि कंप्यूटराइज मैकेनिज्म को तो बहुत तकलीफ है इस चीज़ों से, तो फिर ज़बरदस्ती करने का प्रयत्न करते हैं तो विकृति आ जाएगी, या फिर हम उसको दबाएंगे और डंप करेंगे और कुछ बताने का प्रयत्न करेंगे। तो ये सब खेल चलता रहता है, क्योंकि हम बिना समझे शरीर मन का दुरुपयोग करते हैं और उसको जो नहीं चाहिए वो चीज़ उसको पकड़ा देते हैं। तो ये खास हमें मंकी की तरह उसको कुछ ट्रीट नहीं करना है। इफ़ नो अटेंशन, ये इम्पोर्टेंट बात है, इफ़ नो अटेंशन इज पेड टू इट्स फंक्शन इट वुड टेंड टू सेट राइट। उसके प्रति दुर्लक्ष्य करो, ज़्यादा उसके ऊपर ये न मत करो, उसके प्रति ज़्यादा ओवर कॉन्शियस मत बनो। कॉन्शियस रहना है, जागृत रहना है कि क्या चल रहा है हमारे मन के अंदर, कौन सी विचार, कौन सी इच्छाएं बार बार उत्पन्न होती है, उसके प्रति जागृत रहना है, पर उसके प्रति ज़्यादा ध्यान देकर उसको कुछ डाइवर्ट करने का या दबाने का बिल्कुल प्रयत्न नहीं करना है। तो नेचुरल फॉर्म में उसको रहने देंगे तो धीरे धीरे करके वो शांत हो जाएगा। उसके ऊपर कुछ लगाम डालेंगे तो फिर छटक जाएगा और गड़बड़ी करने लगेगा। रिमेंबर, both the ocean and the human brain below the surface are calm. Live there. Waste no efforts for achieving anything, for there is nothing to achieve. You have the blessings of transcendence at all times, for you are the self, that is transcendence. तो ये एग्जाम्पल से हमने देखा था कि समंदर के नीचे, एकदम नीचे जो है एकदम गहरी शांति होती है, और हमारा ब्रेन का जो नीचे का हिस्सा है 20 mm तक का, वहाँ भी शांति होती है। ओशन जो है करीब करीब 3-3.5 किलोमीटर गहरा होता है। तो ऊपर की सरफेस के ऊपर तो वेव्स चलते रहते हैं, थोड़े नीचे जाते हैं तब भी वेव्स चलते हैं, पर धीरे धीरे करके जितने हम डीप में जाएंगे इतने वेव्स वहाँ कम होते जाएंगे, और एकदम नीचे जाएंगे तो एकदम शांति होगी, वहाँ कोई वेव्स, कोई लहर वहाँ उठ नहीं सकती है। तो ये इस तरह जो समंदर के अंदर होता है, इसी तरह हमारा ब्रेन के अंदर भी ये सरफेस 1 to 2 mm है, वहाँ ही ये सब खेल पूरा चलता रहता है विचारों का। पर इसके नीचे अगर हम जा सकते हैं तो वहाँ कुछ हम एकदम शांति का अनुभव कर सकते हैं। पर इसके लिए इसलिए कहते हैं कि वेस्ट नो एफर्ट्स फॉर अचीविंग एनीथिंग। कुछ भी करने के लिए ज़्यादा प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि हकीकत में कुछ प्राप्त करना ही नहीं है। आत्म तत्व है वो तो हमारे पास पहले से ही है, हम खुद ही आत्मा है, तो उसको प्राप्त करने का तो सवाल न था नहीं है। इसलिए कहते हैं यू हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ ट्रांसेंडेंस एट ऑल टाइम्स। तो हमारे ऊपर तो हमारा आत्मा का आशीर्वाद है, और इससे भी ज़्यादा कहे तो हम खुद ही आत्मा है, हम खुद ही ट्रांसेंडेंस है, तो फिर और क्या करने की ज़रूरत है। तो ये बॉडी ब्रेन सिस्टम को लेके हम जो ज़्यादा करते हैं वो कितना ज़रूरी है, इतना सोच समझ कर ही करना चाहिए, उसको ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। When you will live this twofold life, that is one of the computerized organism as an individual and as the self transcendence, you will yourself find that there is no need for precepts, morality or transcendence. तो ये जो टू फोल्ड लाइफ है हमारी, उसके अंदर दो चीज़ होती है, एक हमारा कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म है और दूसरा जो आत्मा है हमारा सेल्फ है या ट्रांसेंडेंस है। तो इसीलिए ये प्रिसेप्ट, मोरालिटी और ट्रांसेंडेंस, शील समाधि प्रज्ञा की कोई ज़रूरत नहीं है, ये दोनों को ज़रूरत नहीं है। ना तो कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत है, ना आत्मा को ज़रूरत है। जस्ट बी नेचुरल, तो नेचुरल प्रक्रिया जो अंदर चल रही है इस तरह उसको चलने देना। यू आर structured in a particular fashion so that you can function in a given condition. Just function and forget, and do not try to unnatural ways, for then you will feel dejected, for what is unnatural cannot be brought about. तो हम हमारी जो रचना है वो एक विशिष्ट रूप से हमारी रचना हुई है, और जो वर्तमान स्थिति हमें काम करने के लिए होती है उसके अंदर हमारे वो रचना के मुताबिक हम काम कर सकते हैं। मतलब जो बॉडी ब्रेन सिस्टम है उसकी विशिष्ट रूप से रचना हुई है, और वो जो उसको काम करना है, विचार करना है, एक्टिविटी करनी है, सब कुछ वो अपने हिसाब से कर सकता है। और इसी तरह उसकी एक पर्टिकुलर फैशन में, मतलब कि पर्टिकुलर रूप में उसकी रचना हुई है, तो उसको अपने ढंग से काम करने देना है। जस्ट फंक्शन एंड फॉरगेट, तो बस काम करो और फिर भूल जाओ, और अननेचुरल वेज जो है वो बिल्कुल मत लो उसके साथ में, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो फिर डिजेक्टेड होना पड़ेगा, निराशा आएगी। और क्योंकि इसका कारण ये है कि जो अननेचुरल जो है, जो असहज है, उसको हम कभी भी ला नहीं सकते। जो नेचुरल है उसके हिसाब से जी सकते हैं, नेचुरल है वो हम उसके साथ में रह सकते हैं, पर अननेचुरल को लाया नहीं जाता है। और अननेचुरल को करेंगे भी तो भी वो ज़्यादा देर टिकेगा भी नहीं और दूसरी मुसीबतें आ जाएगी। रिमेंबर एट ऑल टाइम्स the distinction between the organism, one, the organism which is a mechanism, and two, the self, the transcendence. The organism is a computerized structure. Let it function along the lines it is structured. The organism cannot attain transcendence. It can take care of itself, and if left alone without any interference, it will not interfere with the self, that is, it will be better behaved. तो ये दो जो डिस्टिंक्शन है दोनों के बीच में, एक जो कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म है, जो एक प्रकार का मैकेनिज्म है हमारे अंदर यांत्रिक रूप में चलने वाला है, और दूसरा जो ट्रांसेंडेंस सेल्फ, आत्मा या इंद्रियातीत जो हमारी अंदर की अवस्था है वो, और दोनों के बीच में क्या तफावत है वे हमें ऑल द टाइम भी याद रखना चाहिए कि एक शरीर है और एक अंदर बैठा हुआ आत्मा है। और ये जो ऑर्गेनिज्म है वो हम जानते हैं कि कंप्यूटराइज स्ट्रक्चर है, तो उसको उसके मुताबिक काम करने देना है हमें। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि
ऑर्गेनिज्म कैन नॉट अटेन ट्रांसेंडेंस। कभी भी ये बॉडी ब्रेन सिस्टम जो है वो आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकती है। आत्मा का वो खुद भी अनुभव भी नहीं कर सकती है। आत्मा उसके लिए कुछ है ही नहीं। एक मशीन को बोलेंगे कि भाई आत्मा का बारे में तो क्या, तो मशीन कुछ नहीं कर सकता। तो हम आत्मा के बारे में कुछ कर ही नहीं सकते। वो बॉडी ब्रेन सिस्टम जो है हमारी, वो आत्मा के बारे में, हमें तो बॉडी ब्रेन सिस्टम को ही खाली ठीक रखना है। आत्मा के बारे में तो हम कुछ इसके कर ही नहीं सकते, और वो बॉडी ब्रेन सिस्टम उसको अटेंड भी नहीं कर सकता है। तो और दूसरी बात ये है कि बॉडी ब्रेन सिस्टम अपने आप में केयर ले सकता है, उसको पता है। मतलब कि एक अंदर एक इंटेलिजेंस है। अगर हम नेचुरल वे में जीते हैं, ठीक रूप से खाना खाते हैं, टाइम सर खाना खाते हैं, टाइम सर नींद लेते हैं, जितनी जरूरी है खाना, जितनी जरूरी है नींद, जितना जरूरी है, और व्यवहार ज़्यादा बोलते नहीं है, ज़्यादा कुछ और एक्सेस में कुछ नहीं करते हैं, नेचुरल वे में रहते हैं, तो एक इंटेलिजेंस तो अंदर पड़ी हुई है। वो इंटेलिजेंस काम करेगी और अपने आप को हमेशा वो ठीक रखेगी। तो वो तो अपने आप में वो किस तरह केयर लेनी है वो बॉडी ब्रेन सिस्टम या कंप्यूटराइज्ड मैकेनिज्म जानता है, और उसके अंदर हमें इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत नहीं है, और कोई दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है। और न कि सेल्फ जो है आत्मा, वो उसके अंदर दखल अंदाजी करेगा, क्योंकि आत्मा भी शांत साक्षी भाव में बैठा है, तो वो भी कोई बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर दखल अंदाजी नहीं करता है। और इसी तरह बॉडी ब्रेन सिस्टम को भी आत्मा के बारे में कुछ दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा होगा तो बेहतर बिहेव फिर हो सकेगा, अच्छी तरह बर्ताव हो सकेगा। सेल्फ एंड ट्रांसेंडेंस आर सिनोनिमस। Organism and computerized functions are synonymous. This dual structure is to be constantly remembered, and one may not invade the territory of the other. Normally, this computerized organism is denoted by small self and transcendence by a large self. तो ये सेल्फ या जिसको हम सेल्फ भी कहे, ट्रांसेंडेंस कहे, वो एक ही बात है, सिनोनिमस है, दोनों एक समान रूप में है। और ऑर्गेनिज्म और या कंप्यूटराइज्ड फंक्शन जिसको कहते हैं वो भी सिनोनिमस है। मतलब जिसको हम तारिया जी योग सूत्र में उसको बॉडी ब्रेन सिस्टम कहते हैं, यहाँ उन्होंने कंप्यूटराइज्ड ऑर्गेनिज्म कहा है। तो ये दोनों सिनोनिमस है। और ये हमारा ये ड्यूअल स्ट्रक्चर है, उसको हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि एक तो अंदर सेल्फ बैठा हुआ है, आत्मा तत्व ट्रांसेंडेंस है, और दूसरा हमारे अंदर ये कंप्यूटराइज्ड ऑर्गेनिज्म दूसरा हमारे साथ में है। तो ये दोनों को हमेशा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और दोनों को उसकी जो टेरिटरी है, उसकी जो बाउंड्री है, उसको इन्वेड नहीं करना है, मतलब उसका अतिक्रमण नहीं करना है। मतलब इसकी एक की टेरिटरी में दूसरे को घुसना नहीं है। जहाँ बॉडी ब्रेन सिस्टम की एक टेरिटरी है तो वहाँ बॉडी ब्रेन सिस्टम को काम करना चाहिए, और सेल्फ की टेरिटरी है तो वहाँ सेल्फ को रहना चाहिए। दोनों को एक दूसरे की टेरिटरी में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। तो ये अगर इसको दोनों को भी सेल्फ हम कह सकते हैं, पर एक में अगर कंप्यूटराइज्ड ऑर्गेनिज्म को भी सेल्फ कहें तो उसके अंदर फिर स्मॉल लेटर सेल्फ के अंदर लगेगा, और ट्रांसेंडेंस हम कहेंगे तो फिर उसके अंदर सेल्फ में कैपिटल एस लगाना पड़ेगा। तो सेल्फ दोनों को, क्योंकि कई जगह पर तारिया जी ने ऑर्गेनाइज कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म को भी सेल्फ कहा है, तो वहाँ ये ध्यान में रखना है कि ये सेल्फ जो है वो जब छोटा है ऐसा होता है तो समझना है कि ये कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म है, और कैपिटल में है तो फिर वो आत्मा के बारे में, ट्रांसेंडेंस के बारे में है। If the computerized organism is allowed to function as it is structured, without bringing in religion, philosophy, TM, etc., you are a lucky and a sensible person. तो ये जिस तरह का कंप्यूटराइज्ड ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर बना है, उस तरह हम उसको काम करने देते हैं, तो और उसमें कोई धर्म की बात कि न फिलोसॉफी की बात
न कोई मेडिटेशन की बात। ये सारी चीज़ें बीच में लाए बिना अपने आप में नेचुरल फॉर्म में उसको काम करने देते हैं तो हम लक्की इंसान हैं, ज़्यादा नसीबदार है और सेंसिबल भी है, मतलब कि एक समझदार या जो संवेदनशील जिसको कहते हैं, इस तरह का हम इंसान हैं। पर इसके लिए जरूरी है कि बीच में कुछ भी लाना नहीं है, न धर्म को लाना है न फिलोसॉफी को लाना है। डू नॉट सच पायस डू नो सच पायस थिंग्स। तो ये सब तथाकथित जो ये सब पवित्र बातें हैं इसको तथाकथित कहते हैं, मतलब कि ये सो कॉल है, ये कहने वाली बात है, हकीकत में कोई ये पवित्र होते नहीं, पर सो कॉल पवित्र जो है तथाकथित है उसको कुछ बीच में लाने की जरूरत नहीं है। तो ऑर्गेनिज्म wants to be left alone without any so called guidance। तो ऑर्गेनिज्म को जिस तरह उसको काम करना है उस तरह उसको काम हमें छोड़ देना है उसको, कि भाई तू जिस तरह एक नेचुरल वे में काम कर सकता है वो करो। तो इस तरह उसको हम छोड़ देते हैं और उसको कोई गाइडेंस देने की भी जरूरत नहीं है। वो समझता है तो उसको कोई गाइडेंस या उपदेश देने की भी जरूरत नहीं है। इट नोज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर विथ अवेयरनेस गोज रिस्पॉन्सिबिलिटी। लिव दिस concurrent life, there is no need for pious religious life for the computerized organism। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि जहाँ जिम्मेवारी होती है वहाँ अवेयरनेस होती है, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। क्योंकि जब आप कोई जिम्मेवारी उठाते हैं तो आपके अंदर एक अवेयरनेस के लेवल अपने आप में बढ़ जाता है, क्योंकि आपको वो जिम्मेदारी को फुलफिल करना है। तो अगर ये अपना बॉडी ब्रेन सिस्टम अपने आप की जिम्मेवारी लेता है तो फिर वो उसके अंदर एक प्रकार की अवेयरनेस भी आ जाएगी, या कहे कि एक अपनी एक इंटेलिजेंस आ जाएगी और वो इसके मुताबिक फिर वो काम करेगा। तो हमें तो जो दोनों लाइफ का जो दो पहलू है वो दोनों को हमें उसके ऊपर ध्यान देके उसको चालू रखना है। मतलब ऑर्गेनिज्म अपने आप में काम करे और सेल्फ जो है उसका हम अनुभव लेते रहें। ये दोनों चीज़ हमें करते रहना है, उसकी दोनों की परस्पर सम्मति हमें मिलनी चाहिए। तो फिर कोई पायस रिलीजियस लाइफ की फिर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कंप्यूटराइज्ड ऑर्गेनिज्म इस तरह की कोई पायस लाइफ जी भी नहीं सकता है। उसके ऊपर हम अगर थोपेंगे कुछ तो वो कोई काम का नहीं है। ये सब कई बार सब पढ़ के हमें थोड़ा विचार आता है कि ये तो यहाँ जो धर्म वगैरह, मतलब कि दूसरे हम उपदेश सुनते हैं उसमें तो लोग ऐसी बात करते हैं कि भाई धर्म का पालन करो, यम नियम का पालन करो, ये करो वो करो। और यहाँ तावड़िया जी बिल्कुल अलग बात करते हैं। तो कई लोगों को थोड़ा अजीब भी लगता है कि ये किस तरह का उनका टीचिंग है। पर अगर सही ढंग से समझेंगे तो और हमारा खुद का ऑब्जर्वेशन करेंगे और दूसरों का भी जो ऑब्जर्वेशन करेंगे कि जो धर्म के नाम पर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अध्यात्म के नाम पर, साधना के नाम पर, ध्यान के नाम पर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी आप देख पाओगे। और कहीं तो मैंने देखा है कि जो मेडिटेशन करने का दावा करते हैं बहुत सारे लोगों के अंदर एक डिप्रेशन में, तो फिर हम समझेंगे कि भाई ये कोई सच में कोई धर्म के उपदेश की जरूरत नहीं है। कोई सो कॉल जो ध्यान में हम बैठते हैं और ये सब ध्यान के नाम पर करते हैं, जबरदस्ती विचारों को पकड़ के रखने का प्रयत्न करते हैं, कहीं ध्यान लगा देते हैं ये वो, तो वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो फिर हमें आगे जाके समझ में आता है। The organism may wish to eat, drink, rest, sleep and let it do just that। देखो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि वो ऑर्गेनिज्म है तो उसको तो फिर उसकी जो ज़रूरत है वही उसको तो
चाहिए तो उसको करने देना है, उसको खाना चाहिए तो खाने देना है, पीना चाहिए, उसको आराम की जरूरत है, उसको नींद की जरूरत है, तो उसको एक करने दो। इन चीज़ों के अंदर जबरदस्ती मत करो, जाग कर कुछ मत करो, या फिर दूसरी खाने पीने के अंदर हाँ, खाने के बारे में हम इतना ही जानते हैं कि इसका टाइमिंग हमें एक संभालना है, टाइम जो है वो एक करते हैं, बाकी जो खाना है वो खाओ आप, इसके लिए कोई मना नहीं है। यहाँ तो तावड़िया जी तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की भी बात नहीं करते हैं, आप जो हिसाब से जो खाते रहे आए हैं तो वो करो, वो खाओ, कोई ये नहीं है। पर जो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत है वो उसके हिसाब से करने दो, और उसकी मर्यादा समझ के करो कि भाई ये बॉडी ब्रेन सिस्टम को इतना ज़रूरी है, इतना नहीं ज़रूरी है, तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मन के स्तर के ऊपर भी तो उन्होंने बताया, देखो यहाँ आगे कहते हैं ओनली करेक्ट द मैकेनिज्म ऑफ ड्रिफ्ट एंड हैबिट। और मन के स्तर पर ये करना है, शरीर के स्तर पर उसका ये खाना पीना वगैरह ठीक ठाक चलने दो, और मन के स्तर पर जो करना है वो ड्रिफ्ट और हैबिट मैकेनिज्म है, उसको जो हम डे ड्रीमिंग में रहते हैं, जहाँ काम करना है वहाँ काम नहीं करेंगे और गलत जगहों पे के ऊपर काम करेंगे। जो ध्यान देना है तो ड्रिफ्ट किस तरह होता है, बार बार दिमाग भटकता रहता है, ऑसिलेट होता है, कभी भूतकाल में कभी भविष्य काल में, उसके प्रति बिल्कुल हम ध्यान नहीं देते हैं। और कई लोग इतना ही खाओ, इतना मत खाओ, ये करो वो करो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये ड्रिफ्ट और हैबिट मैकेनिज्म है। गलत हैबिट जो हो गई है, शरीर को भी अगर हमने गलत हैबिट में डाल दिया है तो वो थोड़ी हैबिट को ठीक ठाक करो, और विचारों के प्रति थोड़ा जागृत रहो। इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू कैन लिव बेटर फॉर सच एक्सरसाइजेस। तो इस तरह का जो अगर हम अभ्यास करेंगे तो हम अच्छी तरह जी पाएंगे, न कि दबाव में, न कि दौड़ दौड़ कर कि अभी ये समय हो गया ये करो, वो समय हो गया वो करो, अभी ये बाकी रह गया। ये सब करो, करना है, पर एकदम नेचुरल वे में करो। बॉडी खुद कहेगा कि नहीं अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे ये करना है। उसको जब जरूरत होगी तो उसको अपने आप में कहेगा, भूख लगेगी तो वो अपने आप में कहेगा। पर टाइम हो गया तो अभी खाना खा लो, अभी ये हो गया तो दूसरा कुछ टाइम हो गया तो दूसरा कुछ करो, इस तरह नहीं, उसको नेचुरल वे में काम करने दो। दिस विल स्टॉप ब्रूडिंग एंड और डे ड्रीमिंग and the organism will lead a healthier life. Do not be unnecessarily concerned with rites and ceremonies and with vegetarianism, etc., etc. There should be no interference with the natural life of the organism. तो बीच में कुछ लाने की जरूरत नहीं, नहीं कोई धार्मिक विधि विधान करने की जरूरत है, ना धर्म के नाम पर उपवास करेंगे, आज 11 करनी है, आज पूनम करनी है, आज तो गुरुवार है तो गुरुवार करना है, कोई शनिवार करेगा। ये सब हम करते हैं तो ज़्यादातर तो हमारा एक डर ही होता है कि ये डर और सोकॉल भगवान को खुश करने का प्रयत्न है, ये दोनों चीज़ ही खाली इसके कारण ही हम करते हैं। ये वार किया, वो वार किया, ये तो एकादशी किया वगैरह, तो वो इस तरह तो हम शरीर को परेशानी करते हैं। ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन उपवास कर लिया, दूसरे दिन वो 2 गुना खा लेंगे, तो क्या मतलब क्या हुआ उसका। उसको ऐसे तो अच्छा है कि रोज थोड़ा थोड़ा खाते रहो, जो बॉडी की जरूरत है वो। तो ये बात समझ के हमें चलना है, और न कोई वेजिटेरियनिज्म मतलब कि शाकाहार मांसाहार इन झंझटों में भी मत पड़ो। जो आपके फैमिली में जो चल रहा है, आपका पूर्व से आ रहा है, तो वही आप फॉलो करो कि जबरदस्ती एक छोड़ के दूसरा करने का प्रयत्न मत करो। देयर शुड बी नो इंटरफियरेंस। ये कोई दखल अंदाजी करने की जरूरत ही नहीं है हमारा ऑर्गेनिज्म के अंदर। माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट वुड यू मेडिटेट ऑन एंड व्हाट इज द नीड ऑफ मेडिटेशन? Morality and meditation are 2 energy consuming efforts and lead one nowhere. We have noted that there are 2 structured aspects of the individual, that is of the so-called human being, A, organism, and B, self, that is transcendence. Organism needs
no morality or meditation, rather would not understand morality or the need of meditation. Self, transcendence, would you teach it morality or meditation? So what are trying to do? तो यही सवाल है, हम पूछते नहीं है कि कहीं से कोई शिविर में गए, ध्यान के शिविर में गए और ध्यान कुछ सीख लिया और फिर सभी शरीर को जबरदस्ती बैठा देते हैं ध्यान के लिए। पर ये शरीर की जरूरत है, शरीर कहता है कि मुझे ध्यान करना है, वो तो हम पूछते नहीं है। और हम ध्यान करेंगे तो किस चीज़ का करेंगे? तो व्हाट इज द नीड ऑफ मेडिटेशन, इसकी जरूरत भी क्या है? और मोरालिटी और मेडिटेशन ये तो एक टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट है और वो कहीं हमें ले नहीं जाएगा। अब बैठोगे थोड़ी देर, आधा घंटा और लगेगा कि हाँ मैंने ध्यान किया, पर होता तो है नहीं। हम खुद भी जानते हैं कि आधा घंटा खाली हम बैठे और मन भटकता रहा और फिर उठ गए और कह दिया कि हाँ आधा घंटा ध्यान में बैठे थे। हम खुद जानते हैं कि कैसा ध्यान हुआ। ध्यान इस तरह होता भी नहीं है। वी हैव नोटेड दैट द स्ट्रक्चर एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल। तो एक ऑर्गेनिज्म है और सेल्फ है, और ऑर्गेनिज्म को कोई मेडिटेशन मोरालिटी की जरूरत नहीं है, और ट्रांसेंडेंस को आत्मा को भी जरूरत नहीं है। और ये ऑर्गेनिज्म है वो तो मोरालिटी को समझेगा भी नहीं और न कोई मेडिटेशन क्या है वो समझेगा। तो ये जो ब्रेन जहाँ 1 to 2 mm ये चहल पहल चल रही है, उस ब्रेन को लेकर हम बैठ जाते हैं ध्यान के अंदर, क्या होगा? वो तो चहल पहल तो चालू ही रहने वाली है। फिर हम कुछ प्रयत्न करेंगे, श्वास को देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सब अननेचुरल वे है। अब आप जो जिस तरह चल रहा है उसको आप कोई विधि विधान से उसको दबाने का प्रयत्न करेंगे तो क्या होगा? वो तो एक जो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी ना वहाँ। तो वो जो मन जो है वो खुला रहना चाहिए, न कि उसको बांध के रखो। अब आप श्वास को देखोगे 10 मिनट आधा घंटा तो आपने उसको बांध लिया, तो मन तो खुला रहना चाहिए, उसको बांध के रखने की जरूरत नहीं है। और फायदा क्या हुआ बांध के? जैसे उठे तो फिर से वो तो भटकना चालू हो गया, क्या मिला क्या उससे? ये नहीं समझते। बस जरा उसमें थोड़ा आराम लगता है, थोड़ी शांति लगती है, कई लोगों को तो नींद भी आ जाती है तो कल ध्यान के अंदर, तो चाहते हैं कि नहीं थोड़ा ध्यान करना चाहिए, ध्यान की वकालत करते हैं। ध्यान होता ही नहीं है जब तक आप 1 to 2 mm मेरे ब्रेन के अंदर जी रहे हैं, तो ध्यान शब्द ही भूल जाओ। जब आपकी कैपेसिटी आएगी, जब आपने ड्रिफ्ट और हैबिट मैकेनिज्म पर काम कर लिया, डे ड्रीमिंग के ऊपर काम लिया, नेचुरल फॉर्म में मेडिटेशन आएगा। कुछ करने की जरूरत पर ये नहीं करेंगे, हम ड्रिफ्ट वॉचिंग नहीं करेंगे, ध्यान में बैठना है, क्या फायदा है? तो ये बात सब समझनी चाहिए कि जो 2 चीज दी है तो उस दोनों को अपना अपना काम करने दो। डू नॉट गिव कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म what is the natural structure of self, that is transcendence, and do not disturb computerized organism and try to channel it into unnatural ways. तो ये दोनों को अपना अपना काम करने दो, दूसरों एक दूसरे के अंदर ये नहीं मत करने दो, और कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म को अननेचुरल वेज के अंदर मत ले जाओ। जो नेचुरल वे में काम कर रहा है उसको काम करने दो, गलत हैबिट मत डालो। सबसे तकलीफ शरीर के स्तर पर यही है कि हमने गलत हैबिट बहुत डाल दी है। गलत टाइम पर खाना, गलत टाइम पर उठना, गलत टाइम पर बैठना, फिर मोबाइल को पकड़ कर बैठ जाते हैं। ड्रिप वॉचिंग के ऊपर नहीं करेंगे, हम मोबाइल वॉचिंग करेंगे। मोबाइल में आधा घंटा वॉचिंग करते रहेंगे, पर ड्रिप वॉचिंग 5 मिनट भी करने के लिए तैयार नहीं है, फिर क्या प्रोग्रेस होगा? तो ये सब हमें समझना चाहिए ना। तो जिस तरह जो चल रहा है उसको नेचुरल फॉर्म में चलने दो। With self, that is transcendence, you have nothing to do, rather you can do nothing. Is now your mind and brain clear? The computerized organism will not accept the unnatural food, religion, philosophy, TM, yoga, japa and transcendence. Self does not need any, for it is far above this. Sorry for repetition. तो यही बात उन्होंने फिर से कही है जो ऊपर कहा था, इसी तरह कि ये दोनों को कुछ जरूरत नहीं है, ना जब तक कि शरीर को, बॉडी ब्रेन सिस्टम को जरूरत है, ना आत्मा को जब तक की जरूरत है।
तो ये सब जो है वो इसको एक नेचुरल फॉर्म में, एक कुदरती स्थिति के अंदर रखो और गलत हैबिट जो है वो उसको कम करते जाओ, उसके ऊपर काम करो, तो अपने आप में दोनों अच्छी तरह काम करेंगे। द ग्रेट zen मास्टर सेज, those who recognize the objective world, that is the organism's world, and yet find their mind undisturbed, the deeper brain below the topsoil are in true ध्यान। तो यहाँ zen मास्टर ने ट्रू ध्यान क्या है, सच्चा ध्यान क्या है, वो यहाँ उन्होंने बताया है कि दो चीज़ है कि एक तो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है, मतलब कि ये जो हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम का वर्ल्ड है उसके अंदर भी जीना है, और उसके साथ साथ में जो ब्रेन का जो नीचे का हिस्सा जो है 2 mm से नीचे, वहाँ भी हमें रहना है, तो वो सच्चा ध्यान है। तो एक साथ में टू फोल पार्ट का जो फॉलो अप यहाँ हो जाएगा कि एक ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में हम जीते हैं, काम करते हैं, और उसके साथ में हम ब्रेन की नीचे का भाग में गहराई के अंदर हम ध्यान की स्थिति में भी है। तो वो स्थिति हमारे अंदर होनी चाहिए, और ये zen मास्टर ने वही चीज कही है। द गैप बिटवीन कॉन्ट्रारीज डू नॉट एग्जिस्ट, फॉर देर आर नो पेयर्स ऑफ अपोजिट। तो ये दोनों के बीच में कोई विरोधाभास है ही नहीं है हकीकत के अंदर, और यहाँ कोई द्वंद्व या इस तरह का अलग दो चीज नहीं, जैसे दिवस और रात, तो दो चीज एकदम अलग हो गई, तो इस तरह का ये नहीं है। एक पैर, ये एक अपने आप में एक पैर के रूप में है, मतलब कि दो चीज एक साथ में ही है, वो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है उसके अंदर, कोई कॉन्ट्ररी चीज उसके अंदर नहीं है। द सो कॉल्ड पेयर्स ऑफ अपोजिट हैज वन साइड फॉर कंप्यूटराइज्ड ऑर्गेनिज्म एंड द अदर फॉर द सेल्फ, दैट इज ट्रांसेंडेंस। तो सो कॉल में अभी तथाकथित जो होगा उसके अंदर तो एक साइड में ये बताया जाए कि भाई दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक साइड पर कंप्यूटराइज्ड ऑर्गेनिज्म है, दूसरी साइड पर सेल्फ है। ऐसा नहीं है, ये दोनों इंडिविजुअल है। बॉडी ब्रेन सिस्टम ऑर्गेनिज्म जो है वो एक इंडिविजुअल अपने आप में वो ढांचा है, और वो अपने आप में काम करता है, और सेल्फ का अपना एक अस्तित्व है। तो ये कोई एक सिक्के के दो हिस्से नहीं हैं। बट वी मिस्टेक दैट बोथ साइड्स आर फॉर द कंप्यूटराइज्ड ऑर्गेनिज्म ओनली। और हम ये मानते हैं कि भाई ये जो है सब कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए ही है, ये दो चीज अलग चीज है। स्टडी दिस साइंस ऑफ द पेयर्स ऑफ द अपोजिट इफ यू लाइक। तो इस तरह ये जो द्वंद्व जिसको कहते हैं पेयर ऑफ अपोजिट, उसका भी हमें अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर भी विचार उठते हैं, वो पेयर ऑफ अपोजिट ही होता है। एक विचार आया, उसके बाद में दूसरा इससे बिल्कुल अलग विचार आएगा, इसके अपोजिट विचार आएगा। तो हमारे विचारों के अंदर भी इस तरह का, सुबह में सोचते हैं कि आज ये काम करना है, फिर थोड़ी देर में कहेंगे कि नहीं ये नहीं करना है, आज वो करेंगे। तो अपोजिट थॉट तो हमारे अंदर भी चलते रहते हैं, उसका स्टडी करना चाहिए। बट वेस्ट नो टाइम on this contrary as normally understood. Wisdom, that is transcendent, will illumine this point. तो ये जो है वो इसके ऊपर कोई ये करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों चीज़ें क्या है और किस तरह काम करते हैं, उसको अपने आप में काम करने दो, और इस पॉइंट के ऊपर आप ध्यान दोगे तो अपने आप में ये चीज आपको स्पष्ट हो जाएगी। फिर से ये कोटेशन चालू है, बट टू लेट द माइंड ब्रेन टॉप सॉइल मूव ऑन एज इट इज इन इटसेल्फ एंड परफॉर्म इट्स inexhaustible functions. This is the way to be in accord with the mind essence. तो ये माइंड जो है वो उसको जो टॉप सोइल वाला जो ब्रेन है उसको अपने आप में काम करने देना है। मतलब विचार आ रहे हैं तो विचारों को आने दो, उसको अपने आप में काम करने दो, और वो इनएग्जिस्टेबल फंक्शन करता रहेगा। उसको उसकी कैपेसिटी बहुत है, वो काम करता रहेगा। और इस तरह हम जो है वो माइंड एसेंस जो क्या है, मतलब कि मन का
जो सत्व है वो सत्व के प्रति हम फिर माइंड के सत्व क्या है उसके प्रति हम जागृत हो पाएंगे या इसका अनुभव कर पाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम माइंड एसेंस का अनुभव कर पा सकते हैं। तो अटेम्प्ट टू रीच लाइट बाय dispelling darkness is dualistic. This amounts to keeping prajna, wisdom, away from dhyana and will amount to pietism and death. तो ये जो अहंकार को दूर करके प्रकाश लाने का प्रयत्न जो है वो उसको ही द्वैत कहते हैं, ड्यूअलिस्टिक है, वो द्वैत है। और दिस अमाउंट कीपिंग प्रज्ञा, जो प्रज्ञा है, जो विजडम है, वो ध्यान करके प्रज्ञा लाने का जो हम प्रयत्न करेंगे तो वो भी एक ये अहंकार को निकाल के प्रकाश लाने जैसा होगा। विजडम तो अपने आप में, उसको ध्यान से कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्रज्ञा जो है वो ट्रांसेंडेंटल की संज्ञा है, तो वो प्रज्ञा को ध्यान से कभी भी वो आती नहीं है। और अगर वो इस तरह का ध्यान या कुछ भी करेंगे तो शांति या उसका जो है वो उसका नाश हो जाएगा, इस तरह हम समझ सकते हैं। In the dust weeping type of meditation precepts, that is morality, it is not possible to go beyond tranquilization of the brain, which means, as we have stated earlier, imposing the unnatural state and is bound to end in frustration. So avoid this all by all means. As long as you cling to sitting position with eyes closed and legs crossed, you can never reach the deeper mind. ये यहाँ लास्ट पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहले कहते हैं कि अगर हम ये धूल साफ करने जैसा जो ध्यान या नैतिकता के द्वारा हम दिमाग को शांत करने का प्रयत्न करते हैं तो उससे कुछ हम आगे जा नहीं पाएंगे। तो शांति थोड़ी मिलेगी, उससे ज़्यादा और कुछ मिलेगा नहीं। हम ध्यान कहते हैं ध्यान और ध्यान में बैठते भी है तो थोड़ी शांति लगेगी, इससे ज़्यादा और कुछ हमें मिलने वाला नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जब तक आप ये पालथी मारकर आंख बंद कर ध्यान करने का प्रयत्न करेंगे, उसको चिपके रहेंगे, तब तक आप ध्यान की गहराई में या मन की गहराई में कभी भी जा नहीं पाओगे। इस तरह ध्यान नहीं होता है। तो अननेचुरल जो ये होता है उसमें तो फिर फ्रस्ट्रेशन ही आता है। और इस तरह मन को खुला रखना है, कोई चीज़ के ऊपर लगा के उसको मत जोड़ दो और इसको दबाओ मत। अगर वो खुला रहेगा तो अपने आप में धीरे धीरे करके वो डीप में जा पाएगा। प्रज्ञा, that is transcendence, that is self, nature is identical. तो ट्रांस सेल्फ प्रज्ञा ये सब जो है वो सब आइडेंटिकल है, एक समान रूप में है। Whenever there is more of a dhyana and less of prajna, it helps to growth of ignorance. तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप प्रज्ञा को जो है मतलब आत्म तत्व के प्रति को जो हमारा जो ये होना चाहिए, उसके बदले में हम ध्यान को ज़्यादा महत्व देंगे तो वो इग्नोरेंस, अज्ञान ही पैदा करेगा। द मोर यू प्रैक्टिस ध्यान मेडिटेशन, द मोर चांसेस ऑफ इग्नोरेंस इंक्रीजिंग। बहुत क्लियर कट यहाँ उन्होंने बात की है। जितने ज़्यादा ध्यान का अभ्यास करने का प्रयत्न करोगे इतना ज़्यादा अज्ञान जो है वो बढ़ता जाएगा। क्योंकि ये जब हम ध्यान को शरीर से करने का प्रयत्न करते हैं या टॉप सोइल से ध्यान करने का प्रयत्न करते हैं तब फिर यही होगा, वो इग्नोरेंस ही क्रिएट करेगा और कुछ नहीं इससे मिल सकता है। ध्यान इज एक्चुअली अचीव्ड और अटेन्ड
when there is, so to speak, not dhyana practice. For it is to be practiced by whom and for what purpose? That is that is either by computerized organism or self, or that is transcendence. तो यहाँ फिर से ये एक यहाँ क्लियर करते हैं कि ध्यान इज एक्चुअली अचीव्ड और अटेन्ड व्हेन देयर इज नो ध्यान प्रैक्टिस। तो हमें जब आप ध्यान की प्रैक्टिस, जिसका अभ्यास नहीं करते हैं, तब अपने आप में ध्यान ये हो जाता है। जब आप ध्यान के लिए बैठते हैं पालथी मार के और फिर कुछ विधि विधान करते हैं, श्वास देखते हैं, ये देखते हैं, वो करते हैं, तो फिर वहाँ आपका मन जो है वो एक बंधन में आ जाता है, वो नेचुरल रूप में मेडिटेशन के स्टेट में नहीं आता है। और ऐसा होता है तो फिर वो एक दबाव में आ जाता है। तो मन के ऊपर हम ध्यान जब करते तो अननेचुरल दबाव एक आ जाता है। उसके बदले में उसको खुले छोड़ देना है। मन दिमाग भटक रहा है तो भटकने दो, उससे हमें क्या तकलीफ है। हम इससे इन्वॉल्व हो जाते हैं, यही तकलीफ है। और ये काम नहीं करते हैं हम। इसके साथ में जब करते हैं तो जब में हमारा मन नहीं लगता है, जब भटकता है मन, उसके अंदर हम जुड़ जाते हैं। तो इतना ही करना है कि उसको जरा ये इससे अलग कर दो, इन्वॉल्वमेंट या आइडेंटिफिकेशन की स्थिति ना आए। बाकी इसको रोकने की क्या जरूरत है। इसको नहीं रोकोगे तो अपने आप में शांत हो जाएगा। ये तो ऐसा है कि एक छोटा बच्चा है, उसको जबरदस्ती हम एक कोने में बैठा देता रहे और कहते हैं कि यहाँ चुपचाप शांत बैठा रहे, तो बच्चा कितनी देर तक शांत बैठा रहेगा। आप कोई विधि पकड़ के मन को दबा के पकड़ के रखोगे, कितनी देर पकड़ के रखोगे। एक पॉइंट के ऊपर तो वो छटक जाएगा। और हम जानते ही है, ध्यान करने बैठते हैं तो बार बार तो मन छटक जाता है। फिर भी हम कहते हैं कि हमने तो ध्यान किया। क्या मतलब क्या हुआ। इस तरह तो हम उसको सफोकेट ही करते रहते हैं। थोड़ी जो काम करना है वो भी ड्रिफ्ट वगैरह पर काम करना है। और अगर विचार आ रहा है तो उसको देखो कि हाँ, थोड़ी सजगता की जरूरत है कि विचार आ रहा है, हम देख रहे हैं उसको, बस ठीक है। बॉडी ब्रेन सिस्टम अपने आप में काम कर रहे हैं, ट्रांसेंडेंस तो अपने अंदर है ही। तो इतना जो चीज़ आसानी से हो सकती है, इसके बदले में हम बहुत बड़ी गड़बड़ी कर देते हैं। तो ये बात खास समझना है। देयर इज नो मूवमेंट फ्रॉम एरर टू ट्रूथ and from ignorance to enlightenment as far as the computerized organism is concerned or transcendence is concerned। तो आप हम कभी भी असत्य या भूल द्वारा सत्य की ओर नहीं जा पाते हैं, या अज्ञान के द्वारा ज्ञान की ओर नहीं जा पाते हैं। तो ये दोनों चीज़ जो है, हमारा कंप्यूटर ऑर्गेनिज्म ये और ट्रांसेंडेंस, दोनों के लिए ये बात है कि भाई ये दोनों को हम गलत रूप में कुछ भी कुछ करा नहीं सकते हैं। वो जो नेचुरल स्टेट में उसी तरह वो रहेंगे। देयर इज नो एनलाइटनमेंट व्हाटसोएवर which you can claim to have attained if you remember the organism and the self we are talking about। तो कोई हकीकत में ऐसा कोई एनलाइटनमेंट या जिसको हम ज्ञान प्राप्ति कहें या कोई प्रकाश कहें, अंदर का आत्मा का प्राप्ति की बात करते हैं, तो वो कोई ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी प्राप्त है ही, वो तो अंदर पड़ा ही है। उसके प्रति हम जागरूक नहीं, हमें विश्वास नहीं है कि मैं वही हूँ। जैसे ऊपर कहा कि यू आर द सेल्फ, तो हम खुद ही ट्रांसेंडेंस है, उसका हमें विश्वास नहीं है। क्योंकि हम जो गलत रूप में जीते हैं और उसका ही अनुभव करते रहते हैं, तो हम खुद ही सोचते हैं अरे मैं कहाँ आत्मा हूँ, देखो मेरा जीवन तो किस तरह चल रहा है। तो हम एक खुद गलत धारणाओं के द्वारा जीते हैं और गलत धारणाओं को पकड़ के फिर जो असली तत्व है उसको हम मिस कर जाते हैं। फॉर हुम आर रिलीजन, मोरालिटी, फिलोसफी, टीएम, योगा, क्रिश्चियन साइंस एटसेट्रा एटसेट्रा प्रॉपर, ये किसके लिए योग्य है। ये धर्म, मोरालिटी, फिलोसफी, ये किसके लिए ये है। आउट ऑफ द टू, वन इज द कंप्यूटराइज्ड ऑर्गेनिज्म एंड द अदर इज द हाईएस्ट लिविंग ऑफ गॉड। दोनों को इसकी जरूरत नहीं है। एक तो मशीन है, उसको क्या करोगे, और एक भगवान है,
उसको भी जरूरत नहीं, दोनों को जरूरत नहीं। यहाँ एक नीचे डिजाइन एक दिया है और इसके अंदर ये समझाते हैं हमारे अंदर 3 बॉडी ब्रेन सिस्टम किस तरह है। तो ये 3 राउंड बताए हैं। पहला जो सबसे अंदर का है उसमें वो फिजिकल बॉडी जो कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म है वो बताया हुआ है। दूसरा जो है वो हमारा एस्ट्रल बॉडी है कि जिसके अंदर हमारे इमोशंस, अनसेटल इमोशंस है, द्वंद्व, पैरों, अपोजिट वगैरह पड़ा है और सेंसिटिवनेस की ऊर्जा पड़ी है। ये दूसरे हिस्से के अंदर है। और तीसरा हिस्सा जो है वो बाहर का हिस्सा है, वो ट्रांसेंडेंस या आत्म तत्व जिसको कहें वो है। और ये जब चारों जब मिल जाते हैं, मतलब फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी और आत्मा, तब इसको ह्यूमन बीइंग हम कहते हैं एज ए होल। एक पूर्ण रूप में ह्यूमन बीइंग जिसको कहते हैं, तो तीनों चीज इसके अंदर होती है। और फिर यहाँ साइड में ये ABCD बताया है। एक में इम्पल्स रिस्पॉन्स है, फिर हैबिट है, ब्रूडिंग मैकेनिज्म है, डे ड्रीमिंग है, ड्रिफ्ट है। और ये सब कुछ जो है वो ISM मैकेनिज्म जो है उसके अंदर ये सारा A से लेके E तक चलता रहता है। ये थोड़ा है 5 मिनट बैठ के ये ख़त्म कर देते हैं ये मीटिंग, ताकि नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट मीटिंग को ले पाएँ। अनफॉर्चुनेटली मैन एज ए होल सेल्डम रादर नेवर फंक्शंस एज 4। तो एज ए होल हम कभी भी फंक्शन नहीं करते हैं, जिसके अंदर शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा है, इस तरह हम कभी भी जीते नहीं हैं। ही फंक्शंस नॉर्मली इन 1 एंड ऑफन टाइम्स इन 2। तो स्थूल शरीर से या अक्सर हम सूक्ष्म शरीर द्वारा ही जीते रहते हैं। वेन इन 1 impulse response habit mechanism, that is A and B, rule him, and when in 2 brooding and or daydreaming, that is C and D, rule him, drifts E attend to both 1 and 2, and finally all these mechanisms A to E each or all functions through F। तो ये सब जो अलग अलग चीज है, इम्पल्स रिस्पॉन्स है, डे ड्रीमिंग है, ब्रूडिंग है, हैबिट मैकेनिज्म, ये सब ISM केंद्र के द्वारा काम करते हैं, वो हम जानते हैं। सो एट एनी टाइम ए मैन एज एन इंडिविजुअल इज समवेयर इन 1 or 2 or in both, and so is under the compulsory functioning of this mechanism A to F. Therefore he is a computerized organism। तो हम ज़्यादातर तो ये जो है 1 और 2 के अंदर ही या दोनों के अंदर, मतलब स्थूल शरीर से द्वारा या सूक्ष्म शरीर द्वारा या दोनों द्वारा हम अनिवार्य रूप से कामगिरी करते रहते हैं। और ये सारी चीज़ जो है वो ISM केंद्रों के अंदर आती है, उसको ही कंप्यूटराइज्ड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। इफ हैड इट नॉट बीन फॉर 3, that is transcendence, he would never be different from animals, and he would have been much worse than what he is. He is an animal as long as 3 does not come into operation in some manner. The concurrent life to be lived makes man the human being as the whole। तो ये भगवान की एक कृपा है, और भगवान ने हमारे अंदर आत्म तत्व है, हमारे अंदर है ही, इसीलिए हम जो है वो एनिमल के से ऊपर उठ सकते हैं। या अगर ये तत्व नहीं होता हमारे अंदर तो हम आत्मा के बिना तो फिर पशु जैसे ही होते, या पशु से ही बदतर जीवन जी लेते हैं।